हेलो दोस्तों, ये परसेंटेज यानी प्रतिशत का 10वां सेशन है। हम बात करेंगे कुछ बहुत बहुत अच्छे प्रश्न प्रश्न ऐसे जो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो। कैसे? किसी की आय और व्यय में कुछ चेंजेस हैं, सेविंग्स में चेंजेस देखना। फ्रैक्शंस यानी जैसे अंश को कुछ बढ़ाया, हर को बढ़ाया या कम किया, फिर कुछ चेंजेस। जैसे इवोपरेशन यानी कि किसी सॉल्यूशन में, किसी मिक्सचर में नमक, चीनी, पानी इनका घोल है, कुछ पानी उड़ गया, बाद में क्या रहा, और कुछ और डिफरेंट डिफरेंट बहुत अच्छे प्रश्न। मेरा एनालिसिस है, ये जो सेशन है इससे एग्जाम में कम से कम 1 से 2 प्रश्न हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बात करूं, चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के सेशंस का पूरा फायदा मिले। मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर करें, ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी कंपटीशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये चैनल उनके सफलता में बहुत ज्यादा हेल्प निश्चित रूप से कर रहा है और करता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं आपसे यहीं पर, इनकम और एक्सपेंडिचर। एक छोटी सी बात जरा देखिए, ये फॉर्मूला आप लोग समझते हैं क्या? ये कॉमन सेंस पर बेस्ड फॉर्मूला है। वैसे इकोनॉमिक्स की बात करूं मैं, इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। एक कोई भी व्यक्ति जो भी पैसा कमाता है उसके 2 हिस्से होते हैं। पहला क्या होता है? खर्च, और दूसरी बचत। जैसे मान लीजिए किसी की इनकम 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख में से वो 70,000 खर्च कर देता है, तो कितना बचा? 30,000, वो उसकी सेविंग्स है। अगर आपको ये पता है इनकम और एक्सपेंडिचर, तो सेविंग्स निकल सकती है। इनकम और सेविंग्स पता है तो एक्सपेंडिचर निकल सकता है। अगर आपको इन 3 में से कोई भी 2 पता है तो तीसरा आसानी से निकल सकता है। प्रश्न इतने आसान भी नहीं आते, कुछ थोड़े समझे हुए, थोड़े उलझे हुए। जरा हम बात करते हैं कैसे प्रश्न। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 69, 68 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 50%, हाँ आपको ये जो बेसिक है ये पता होना चाहिए, आय का 50% खर्च करता है। यदि उसकी इनकम 30% बढ़ जाए और खर्च भी 20% बढ़ जाए तो बचत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? यह मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाला जा सकता है। बहुत आसान से शुरू करते हैं, फिर टफ पर चलेंगे। कोई भी व्यक्ति आय का, इनकम का, अगर मैं इनकम 100 मान लूं तो खर्चा कितना है? 50। खर्चा 50 है और बचत भी कितनी बनेगी? 50 50 50। उसने क्या कहा? इनकम 30% बढ़ जाए, तो आप सोचो इनकम कितनी हो गई? 130। और जो खर्च है वो 20% बढ़ जाए, तो पहले था 50, अब कितना हो गया? 50 का 20% बढ़ेगा तो 10 बढ़ेगा, यानी कि 60। अगर हम बात करें तो आपकी जो बचत होगी वो कितनी बढ़ जाएगी? वो 20 बढ़ेगी। 50 से बनेगी 70 और 50 से 70 बनेगी तो 20 बढ़ेगी 50 पर, 40%। अभी मैं जो कहना चाहता हूं उस पर जरा आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखो, मैंने अभी आपसे क्या कहा? इनकम जो है वो किसके बराबर होती है? अपन इसको एक्सपेंडिचर को इतना ही लिखा करेंगे ताकि टाइम बचे। एक्सपेंडिचर प्लस क्या बताइए? सेविंग्स। ये इनकम अगर 100 थी, मैंने क्या कहा? 5 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो समझना पड़ेगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद बात करेंगे। अगर ये इनकम 100 रुपया है मान लीजिए, और मैंने आपको पहले प्रतिशत का, देखो इस 10वां सेशन है, हमने पहले इसकी बारीकियां बहुत अच्छे से की है। अब मेरी बात मानिए, पुराने सेशंस को बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ये सब चीजें आपको तुरंत समझ में आने लगेंगी। खर्चा कितना दिया? 50। बचत कितनी हुई? 50। ये उसने दिया नहीं, ये हमने निकाला, क्योंकि खर्चे के बाद जो बचा वही तो बचत है। अब उसकी इनकम 30% बढ़ गई, ये तो हमारा क्या है? ओरिजिनल। और मैंने आपको हर जगह कहा कि कोई भी चीज का कंपेयर किससे होगा? ओरिजिनल, ओल्ड, बेस, पुराना, जो भी है। अब क्या हो रहा है? इनकम 30% बढ़ गई। इनकम अब कितनी हो गई? 30% बढ़ गई, तो 100 थी तो 130 हो गई। यहां जो मैं अगली बात बताता हूं, इसमें 50% बच्चा गलती करता है। वो क्या? खर्च भी 20% बढ़ गया, तो स्टूडेंट क्या करता है कि यहां पर तुरंत इस 50 को कर देता है 70, कि भाई इनकम 30 बढ़ी तो 100 में जोड़कर 130 हो गया, खर्च 50 से 20 बढ़ा तो 70 हो गया। आप देखो 20 क्या बोला है? 20%, 20%। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में कुछ जरूरी बातें बताऊंगा आपको मैं, सुनना ध्यान से। इसका 20% तो केवल कितना होगा? 10।
क्योंकि 20% मतलब 1/5, तो ये कितना हो गया 60। अब एक बात बताओ मेरे को, ये 100 क्या रियल आंकड़ा है क्या? नहीं तो ये 100 तो डमी है, मैंने माना है 100, तो इसने कहां लिखा है कि इनकम 100 है। क्या मैं इस इनकम को 1000 नहीं मान सकता क्या? सुनो ध्यान से, जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर मैं इस इनकम को 1000 मान लूं तो क्या प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ये डमी तो है। 100 तो हम इसलिए मानते हैं ताकि हमारे को आसानी रहे, सुविधा रहे, बाकी कुछ भी मानो आंसर आएगा। अगर ये 1000 तो फिर ये 500 और ये भी 500। अब सोचो, अगर मैं 20% बढ़ाऊं तो क्या मैं 500 का 520 लिख सकता हूं क्या? 520 तो गलत हो जाएगा, वो तो 20% नहीं होता। तो जब मैं 500 में 20 नहीं जोड़ सकता तो मैं 50 में 20 कैसे जोड़ सकता हूं? बात तो वही है, 500 भी डमी है और 50 भी डमी है, तो ये प्रतिशत है, तो 50 का 20% 10। अब ये वाला पार्ट आपको निकाल कर आना है। 130 में से 60 आपके खर्चे हो गए, तो बचत कितनी हुई? 70, क्योंकि दोनों मिलकर इनकम होनी चाहिए। अब जो सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि बचत में कितनी वृद्धि हुई। तो मैं बात करूंगा कि आपकी जो सेविंग्स है, सेविंग्स में जो इंक्रीज हो पा रहा है, क्या हो पा रहा है बताओ? इंक्रीज परसेंटेज में। कोई भी चीज जो आप देखना चाहते हो वो कहां रखते हैं? ऊपर। वो जिस पर देखना चाहते हो वो किस कहां रखते हो? नीचे। और आंसर का जो भी आंसर प्रतिशत में चाहते हो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करते हो? 100 से। तो कितनी वृद्धि हुई? 50 से 70 हो गई तो 20 की वृद्धि हो गई। किस पर वृद्धि हुई? पुराने पर ही होती है। ये 2/5 है, आप जानते हो 1/5 कितना होता है? 20%। 2/5 कितना होता है? 40%। और मेरा आंसर आया 40%। अगर मुझे करना पड़े एग्जाम में प्रश्न तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, ये तो 5 सेकंड में नहीं हुआ। वो कैसे करूंगा? जरा कॉमन सेंस लगाइएगा मेरे साथ साथ। देखो एक बात बताओ, आपने अपनी इनकम कितनी बढ़ाई? आपने अपनी इनकम कितनी बढ़ाई? क्योंकि ये हमारे दिमाग में फिट होता है कि हम जो भी आंकड़ा मानते हैं, जो भी आंकड़ा मानते हैं वो सही मानते हैं हमेशा, डमी। इनकम कितनी बढ़ी? 30 रुपए। अच्छा, इनकम बढ़ी 30 रुपया, खर्चा कितना बढ़ा? केवल 10 रुपया, यहीं तक। तो सोचकर देखो, आपकी, मैं जो कह रहा हूं सुनो, इनकम बढ़ी 10,000, खर्चा भी बढ़ा 10,000, तो क्या होगा? बचत में कुछ वृद्धि होने वाली नहीं है। अब आप सोचो, रुपयों में इनकम तो बढ़ रही है 30 रुपए और खर्चा बढ़ रहा है 10 रुपए, तो 30 रुपए ज्यादा कमाया, 10 रुपए ज्यादा खर्च किया, तो 30 - 10 करूंगा तो 20 रुपए मेरी बचत बढ़ी कि नहीं बढ़ी बताइए? और जो 20 रुपए बचत बढ़ी वो किस पर बढ़ी? पुरानी बचत पर। पुरानी बचत कितनी थी? 50, तो 20 किस पर देखूंगा? 50 पर। 2/5 यानी कि 40%। चलिए देखते हैं नया सवाल। राम के व्यय और बचत में 5:3 का रिलेशन है। इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं आगे क्या बोल रहा है, यहां पर एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशो दिया है। क्या फर्क पड़ता है आपको मालूम है कि आपको कोई भी दो चीज पता है तो तीसरी निकल सकती है। उसकी इनकम 12% बढ़ी और एक्सपेंडिचर 15% बढ़ा, तो उसकी सेविंग्स में कितनी इंक्रीज होना चाहिए? इसका आंसर हम निकाल सकते हैं केवल 5 सेकंड में। एक बार थोड़ा समझ लेते हैं फिर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने सिखाया इनकम का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं जो कहना चाहता हूं, ये 5:3 में 5:3 ये रेशो है। इसको मैं 50 और 30 भी बोल सकता हूं, मैं इसको 500 और 300 भी बोल सकता हूं। अगर आप रेशियो एंड प्रपोर्शन के चैप्टर में पढ़े तो वहां बहुत डिटेल में सिखाया है। एक्चुअल में तो ये कंसेप्ट रेशो का है, लेकिन सवाल तो प्रतिशत का है। यहां पर हमें क्या मानना चाहिए? हमें वो मानना चाहिए जिसको मानने से काम इजी होता हो। अब देखो, इनकम का 12%, अभी इनकम तो कितनी होगी? अगर व्यय और बचत 5 और 3 है तो इनकम 8 होनी चाहिए, क्योंकि इनकम तो इन दोनों का सम होता है। 8 का 12 निकालूं, इसके जगह क्या मैं 80 का 12 निकाल सकता हूं? ज्यादा अच्छा रहेगा मैं 5 और 3 की जगह 50 और 30 लूं। 5 और 3 पर भी आएगा, 50 और 30 पर भी आएगा, बट हम वो लेंगे जो आसानी से होता है। पहले अपन करते हैं, फिर आप मेरी बात समझ पाएंगे। अगर ये एक्सपेंडिचर मैंने 50 माना, सेविंग्स 30 हुआ, तो इनकम कितनी हो गई? 80। बिल्कुल, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला यही है, इनकम बराबर क्या? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये हमारा ओल्ड यानी कि ओरिजिनल पार्ट है जो है जहां से चले। अब क्या हुआ साहब कि इनकम में 12%, मैं 5 में 12 जोड़ूंगा तो दिक्कत आएगी। इनकम आए 12% और व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो 12% 12,896, यानी इसमें 9 रुपए 60 पैसे जुड़ गई
क्योंकि ये वृद्धि हो गई, साफ लिखा है 12%। तो ये नई इनकम कितनी हो गई? ये हो गई 89.6। 80 में 9.6 जोड़ दीजिए, और खर्चा क्या हुआ? 15% बढ़ गया। तो 15% कितना होता है? 15 5 75, यानी 7 रुपए 50 पैसे जोड़ दीजिए, तो ये 57 दशमलव क्या हो गया? 5। ये नई इनकम हो गई, ये नया खर्चा हो गया। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना दिख रहा है? 32.1। भाई सेविंग्स क्या होती है? सेविंग्स होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इन दोनों का डिफरेंस। 5 और 6 में 1 का अंतर है, और यहां पर कितना दिख रहा है? 32 का अंतर। तो आपसे पूछा गया कि भाई इनकी बचत में कितनी वृद्धि हो रही है। तो आप देखिए, ये पुराना मामला था, ये नया मामला है। बेस वही है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स। अब मैं बात करूंगा कि जो आपकी सेविंग्स है, इंक्रीज इन क्या? सेविंग्स। और वो कितनी बढ़ी? 30 से कितनी हो गई? 32.1, यानी 2.1 बढ़ गई। किस पर बढ़ी? 30 पर। 3 7 21, 7% आंसर होना चाहिए दूसरा ऑप्शन। आप खुद ही सोचो, 2.1 किस पर देखना है? 30 पर। 30 का 10% 3, और 30 का 1% 0.3, और ये कितना है? 2.1, 3721। और वैसे भी आप चाहो तो मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो, यू विल गेट 7% आपकी बचत में वृद्धि होनी चाहिए। अब मैंने कहा आपको 5 सेकंड में भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? उसके लिए 2 चीज चाहिए। एक तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, थोड़ी प्रैक्टिस करें आप। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, कैसे कर सकते हो। आपको मतलब किस चीज से है, आप इस चीज पर फोकस करो। उसने पूछा क्या है आपसे? उसने आपसे पूछा है बचत में कितनी वृद्धि होगी। तो मैंने जो पिछले क्वेश्चन में समझाया उसको दोबारा समझो। जितनी इनकम बढ़ी उतना ही खर्चा बढ़ जाए तो बचत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकम ज्यादा बढ़े, खर्चा थोड़ा कम बढ़े तो बचत बढ़ जाएगी। उल्टा भी हो सकता है, इनकम कम बढ़े, खर्चा ज्यादा बढ़ जाए तो उल्टी बचत कम भी हो सकती है। देखो क्या हुआ, इधर देखो आप, तो आपकी इनकम कितनी बढ़ी? 12%, यानी 9.6। आप इसको जरूरत ही नहीं है, ये लाइनें इसको मैं काट सकता हूं, आप दिमाग लगा सकते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं मेरे को। मुझे जरूरत ही नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? मुझे नई इनकम की जरूरत नहीं है, नए खर्चे की जरूरत नहीं है, नई बचत की जरूरत नहीं है। ये सब बेकार है। मुझे किसकी जरूरत है? मुझे सिर्फ जरूरत है कितनी मेरी बचत बढ़ी। सवाल तो वो पूछा था। तो कितनी इनकम बढ़ी? 12%, यानी 9.6। यहीं पे काम चल गया। कितना खर्चा बढ़ा? 7.5, 15%। तो ये इनकम बढ़ी, ये खर्चा बढ़ा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना? 2.1। वो क्या बढ़ी होगी? बचत ही तो बढ़ी होगी, क्योंकि इतने पैसे में ज्यादा कमाने लग गया, इतना मैं खर्च ज्यादा करने लग गया, तो मेरी जेब में कितना बचने लग गया? 2.1। तो मुझे यही पता लग रहा है 2.1। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? मुझे वही पता लग रहा है कि 2.1 30 का कितना होता है? 7%। सफल वो नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते जो बहुत ज्ञानवान है। मैं अपने 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस हैं, नॉलेजेबल हैं, सिलेक्शन नहीं मिल रहा या लेट मिल रहा है। जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तैयारी करते केवल 8 महीना 10 महीना हुआ है, सिलेक्शंस मिल रहे हैं क्योंकि उन्होंने सही तरीके से तैयारी की है। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू गेट श्योर सिलेक्शन, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको जरूर देखिए। उसकी अप्रोच यही है कि एक स्टूडेंट को हार्ड वर्क से पहले स्मार्ट वर्क कैसे करना चाहिए, कैसे हम क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी से काम कर सकते हैं, कैसे आपका सिलेक्शन तुरंत हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस तरह की चीजें आपसे कभी भी मिस ना हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 71, ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। वो इनकम वाला था, ये भिन्न वाला क्वेश्चन है। इसके अंश में 20% की वृद्धि हो गई और इसके हर में 20% की कमी कर दी, और भिन्न का मान 4/5 हो गया। तो आप बताओ मूल भिन्न क्या थी? द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20%। द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। आप चाहो तो 5 से लेकर के 10 सेकंड के बीच में इसका आंसर ला सकते हो, और नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं, उनको लगता है टाइम लंबा लगेगा। हम करते हैं एक बार सिस्टमेटिक तरीके से करते, फिर मैं इसका आपको बताता हूं कैसे करना चाहिए एग्जाम में। देखो फ्रैक्शन जो है कौन सी है पता नहीं, जो है वो तो पूछी है उसने, बट जो भी है उसके न्यूमरेटर को 20% बढ़ाया गया, इंक्रीज बाय 20%, और जो डिनोमिनेटर है उसको क्या किया गया? डिक्रीज किया गया। डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20%। ऐसा करने से क्या हुआ? ये फ्रैक्शन 4/5 बन गई। तो क्या थी? हमें क्या पता क्या थी?
हम दो तरह से काम करेंगे। पहला, सपोज मैं अगले पेज पर लिखता हूं तो थोड़ा अपन को थोड़ा स्पेस ज्यादा मिलेगा। हमें मान लेते हैं, सपोज माना, क्या माना, सपोज कि जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या है, वो फ्रैक्शन है x बाई वाई। भाई फ्रैक्शन तो अगर मैं बात करूं, फ्रैक्शन क्या है, क्या एक रेशनल नंबर है, रेशनल इरेशनल, चलो नंबर के बारे में अभी बात नहीं छेड़ते, वो लंबा हो जाएगा, अभी हम इस पर आते। फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो फ्रैक्शन मैंने मान ली x बाई वाई। सपोज, ये एग्जाम का तरीका नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए। जो उसने कहा वो हम करेंगे। क्या कहा साहब उसने? उसने कहा कि न्यूमरेटर को 20% बढ़ा दो और डिनोमिनेटर को 20% घटा दो तो 4/5 हो जाएगी। वैसे एक बात बताइए, 20% बढ़ाना, इंक्रीज करना, 20% हमने परसेंटेज में खूब पढ़ लिया, 10वां सेशन है ये तो, ढेरों काम हो चुका। 1/5 बढ़ गया, 1/5 बढ़ गया, इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा था ये 5 कौन सा होता है? ओल्ड, बेस, ओरिजिनल, और ये एक क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो नया कितना हो गया? 6। कितने में से बताइए? 5 में से। ये नया हो गया। बढ़ कितना आ गया? 1/5। तो मैं ये कहूंगा कि आपने इस जो अंश है इसको 20% बढ़ा दिया तो मल्टीप्लाई क्या करोगे बताओ? 6/5, या मल्टीप्लाई 120/100 बोल सकते हो। अब ये बेवकूफी है, 120/100 बोलोगे तो वो होगा तो 6/5 ही। और जो डिनोमिनेटर है इसका क्या किया? इसको आपने 20% गिरा दिया। 20% गिराने का मतलब है कि ये 5 में से कम हो गया तो हो कितना गया? 4/5। अच्छा साहब, ये आपने ऐसा कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से आपकी जो भिन्न है वो 4/5 हो गई, तो बराबर क्या हो गया? 4/5। अब अगर हम बिल्कुल बेसिक लेकर चलें तो फ्रैक्शंस में मैंने पहले भी बताया, कैलकुलेशंस में बताया कि आप क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन और उसको डिवाइड करेंगे दूसरी फ्रैक्शन, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिक चीजें सब समझते हैं इस चीज को। अगर मैं इसको एक स्टेप में यहां लिखना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं कह सकता हूं 6x मल्टीप्लाई 5, और मैं क्या कह सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 4y एंड दैट इज 4/5। इस 5 से मैं 5 कैंसिल कर सकता हूं। इसको मैं अगर बात करूं तो इसको मैं 3 लिख सकता हूं, इसको मैं 2 लिख सकता हूं, और ये x बाई वाई यहीं रहने दीजिए। आपको पता है कोई भी फ्रैक्शन में, कोई भी इक्वेशन में, कोई भी नंबर या वेरिएबल या कोई भी चीज जब अपना साइड बदलती है तो ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज ऊपर जाती है। इसके बारे में बारीकी से हमने डिस्कशन किया है कैलकुलेशन वाले पार्ट में, टर्मोलॉजी के साथ में। अभी हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। x/y, इसको 2 तो वही रहने दो क्योंकि इधर तो सिर्फ 2 बच रहा है। इधर जो भी है उसको उधर ले जाके उल्टा कर दो। तो ये बात करूं x/y तो ये दिख ही रहा है मुझे, इस 4 को आप ऊपर लेके जाइए और जो 5 और 3 ऊपर है 15 उसको नीचे लेकर आइए। तो आपका आंसर क्या बनता है? 8/15, 8/15। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 मुझे दिख रहा है, 8/15। बिल्कुल। इसमें क्या किया मैंने मानी फ्रैक्शन x/y, लंबा और बेकार तरीका है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए ताकि पता होना चाहिए। अगर अंश को 20% बढ़ा दूं तो ये 120% हो गया, हर को 20% गिरा दूं तो ये 80% हो गया, तो ये भिन्न 4/5 हो जाती है। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से मैंने यहां लिखा 4/5 को सॉल्व किया तो मेरे को x/y जो मैंने माना था उसकी वैल्यू आ गई कट पिट कर 8/15। अब एग्जाम के तरीके की बात सुनो। एक बात बताओ, मैं बार बार मेरे सेशंस में बोलता हूं, whether you want to write the right answer or you want to pick the best option, not best option, you have to pick the only correct option. Your job is there only to pick the right answer. तो आप क्या कर सकते हो? आप बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं गणित में जिनको आप सॉल्व करते हो तो टाइम ज्यादा लगता है, ट्रिक लगाते हो तो टाइम कम लगता है, और ऑप्शन से चेक करते हो तो टाइम और कम लगता है। करना तो आता है ना, अभी बताया आपको। अब एक बार देखना कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमेशा ऑप्शन वो सही होता है जो हमारी कहानी को सेटिस्फाइड करे। कहानी क्या है साहब? कहानी यह है कि वो जो आंसर सही है, जो भी आंसर सही है, उसके अंश को 20% बढ़ा दूं, हर को 20% गिरा दूं, तो ऐसा करने पर वो 4/5 हो जाना चाहिए, वो सही है हमारा। अच्छा चलो एक बार देखते हैं कितनी देर लगती है। पहला ऑप्शन जरा चेक करते हैं, 2/3।
अगर 2 का 20%, अब ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपको स्ट्रॉन्ग आना ही चाहिए, शानदार। वैसे 2 का 10% होता है 0.2, 20% होता है 0.4, होता है कि नहीं? अगर इसका 20% बढ़ाओ तो 2.4 हो गया। ये वैसे उड़ाना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि हर को 20% घटाऊंगा तो 3 का 20% 0.6 होता है, तो ऊपर भी 2.4 नीचे भी 2.4, ये कट गया। जबकि ये होना क्या चाहिए था, 4/5। पहला ऑप्शन सही नहीं है, पहले ऑप्शन में बात नहीं बनती। जरा दूसरा ऑप्शन देखो, 8/15। 8/15 अगर मैं अंश को 20% बढ़ाऊं, 8 का 10% 0.8, 20% 1.6, बढ़कर हो गया 9.6, और हर को 20% गिराऊं तो 15 का 20% 1/5, 3 घटा दो तो ऊपर 9.6 और नीचे क्या है, क्या है? अगर मैं बात करूं तो 15 से क्या हो गया 12, 15 का 20% कम किया था 12, ऊपर 9.6 और नीचे क्या 12। आप चाहो तो 96 कर दो, नीचे 120 कर दो। 24 से करते 4/5, 24 4 96, 24 5 1/20, 120। तो मैं बात करूं, ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने क्या कहा, दोबारा देखो, 2/3 मेरा पहला ऑप्शन था, इसको 20% बढ़ाया तो 2.4 आया, इसको 20% गिराया तो 2.4 आया, ये कट करके आना चाहिए था 4/5, तो सही होता। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा क्या है, 8/15। अगर मैंने इसको 20% बढ़ाया तो क्या है 9.6, ये तुरंत आना चाहिए। इसमें 20% गिराया तो क्या हो गया 12। आप चाहो तो इसको 96 और 120 बोल सकते हो, तो 24 से काटोगे तो 4 क्या होगा 5, 120 हो जाएगा ना अगर दशमलव हटेगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मान लो तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बार लर्निंग ही तो है, 7/11। मान लो इसको 20% बढ़ाऊं तो ये 20% कितना होता है, 1.4 बढ़ेगा ना भाई, तो कितना होगा 8.4। इसको 20% गिराऊं 2.2, अच्छा 11 में से 2.2 घटाना आसान है कि 2 और तो 2 घटाओ ना आप, 9 जब बोलो तो क्या बोल दो 8.8। एक बात बताओ, कॉमन सेंस नाम की चीज होनी चाहिए आपको, ये 4/5 होना चाहिए, यानी जिससे कटे उसका 4 गुना ऊपर और 4 गुना नीचे हो। अरे अंतर तो केवल 0.4 है, जिसका ऊपर वाला 21 गुना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। चौथा, आंसर तो पहले ही आ चुका हमारा, और आपकी प्रैक्टिस करते करते आपको पता भी लग जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सही है, होना चाहिए ये भी पता लगता है। तो आप क्या करते हो, ऑप्शंस को जल्दी पिक कर लेते हो जो सही होता है और उनको चेक कर लेते हो। 4/5, अरे इसको अगर मैं करूंगा 20% बढ़ाऊंगा तो 4.8 हो जाएगा, और इसमें से 20% घटाऊंगा तो 4 हो जाएगा। ये तो उल्टा हो गया, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, जबकि यहां होना चाहिए ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। ऑप्शन 2 आंसर है। ऐसा एक प्रश्न और दिया है मैंने इसमें, भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि, हर में 300% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 5/18 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या होनी चाहिए? आप चाहो जैसा मन करे वैसा कर लो, x/y मानकर कर लो, चाहो तो ऑप्शन मान के भी कर लेते हैं, कर लें क्या? ऑप्शन से ट्राई करते हैं एक बार। देखो पहला ऑप्शन यहां मैं लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पहला ऑप्शन 4/9। अगर मैं बात करूं अंश में 150% की वृद्धि हो जाए, एक बात बताओ, अगर 150% की वृद्धि हो जाए, ध्यान से सुना, किसी चीज में अगर आप 150% की वृद्धि करोगे तो 100% तो वो खुद ही है भाई, 100% तो वो खुद ही है। और 150% की, जैसे मान लो मेरी इनकम है महीने की 10 लाख रुपए, और मैं कहता हूं कि मेरी इनकम 100% बढ़ गई, तो मेरी इनकम कितनी हो गई? अरे 10 लाख तो पहले ही थी, 100% बढ़ गई, तो जितनी थी उतनी और बढ़ गई, तो मेरी अब महीने की इनकम है 20 लाख रुपए। और मैं कहूं कि साहब मेरी इनकम 150% बढ़ गई, तो 150% बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई जो थी उसका 250% हो गई। 150% बढ़ना यानी कि 250% हो जाना। तो अब मेरी इनकम है 25 लाख रुपए महीना। आप जलन मत करना कि सर की इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये तो एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, क्योंकि पैसे की चीजें जल्दी समझ में आती है। देखो अगर मैं बात करूं, और आपकी शुभकामनाएं बढ़नी भी चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करें हम लोग, हम इतना डेडिकेटेड है अपने काम में, इतना फोकस्ड है, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, कंप्यूटर, जीके, हर चीज के जो अपनी एक्सपर्टीज है वो क्लासेस डील कर रहे हैं। वीडियोस ऐसे बने हुए हैं जैसे स्पेसिफिक, ताकि आपका टाइम कम लगे और क्वालिटी की चीज डिलीवर हो। देखो इस 4 का 150%, अरे ये 4 खुद तो 100% होता है, आधा और जोड़ दो 6, तो ये हो गया 10, ये तो हो गया 150% वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई ना, 4 में 6 जोड़ना पड़ेगा ना, और हर में 300% की वृद्धि। अरे 300% का मतलब 4 गुना कर दो ना, अरे कोई चीज में 3 गुना वृद्धि हो गई मतलब वो 4 गुना हो गया, तो ये कितना हो गया 36। और अगर ऐसा है तो ये कितना हो गया 5/18। क्या इसके अंश में और हर में जैसा उसने कहा था वैसा करने के बाद 5/18 आ रहा है? हाँ आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन ठीक है। अब आपने कहा सर ये तो पहले में आंसर मिल गया,
लकी अपन तो, हमेशा ऐसा थोड़ी होता है। अरे चेक करो ना, आपको आंसर मिलने के बाद दोबारा जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार मान लो, आपको सिखाने के लिए मैं बात करूं, मान लो ये ऑप्शन भी चेक कर लेते हम। अगर इसको मैं 150% बढ़ाता हूं तो 100% तो ये खुद ही है, 50% इसका आधा है, तो 4 + 2 6 बढ़ा दूं तो 10 हो गया, और इसको मैं 3 गुना बढ़ाऊं तो ये 20 हो गया, तो ये 1/2। अगर यहां पर 5/18 की जगह 1/2 लिखा होता तो ये ऑप्शन सही था। तीसरा ऑप्शन एक और चेक करेंगे, बस आखिरी, 8/9। इसको अगर मैं 150% बढ़ाऊं तो 8 तो खुद तो 100% है, 8 का आधा 4, तो 12 बढ़ाऊंगा तो कितना होगा 20, और इसको 4 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 36। तो इसको मैं 4 से काट सकता हूं तो 5/9 होगा। अगर ये 5/9 होता तो ये सही था। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये दूसरी टाइप है आज की, एक इनकम वाला सवाल बताया, एक फ्रैक्शन वाला बताया, अभी 2 बहुत बड़ी टाइप्स और बाकी है। थोड़ा पेशेंस रखिए 10-15 मिनट और ध्यान से समझिए। क्वेश्चन 73, ये प्रश्न भी ढेरों बार आता है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, जबकि इसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो त्रुटि का प्रतिशत क्या है? अब इसमें क्या है, मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, एक सूत्र से सारे काम हो जाएंगे। आप कहीं पर भी कोई ऐसी चीज देखें, जैसे कोई कहे 1 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदता है, 3 रुपए में 7 के हिसाब से बेच देता है, यानी कि जहां भी चीजें फ्रैक्शन में दी जाती है, किसमें? फ्रैक्शन में, वहां पर आप किसी भी चीज को अज्यूम करते वक्त 100 नहीं मानेंगे। आप क्या मानेंगे? आप मानेंगे इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। क्यों? क्योंकि एलसीएम को मानने से चीजें आपस में जल्दी कट जाएंगी। एक बात बताओ, किसी संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना था, इससे कर दिया, तो क्या हुआ? तो मैं क्या कर सकता हूं, एक बार उस संख्या को मैं क्या क्या मान सकता हूं? 3 एग्जांपल देता हूं। पहला, मैं उस संख्या को 100 मान सकता हूं, तो मैं खुद उलझ जाऊंगा आपको समझाने के लिए। कैसे? कि साहब माना वो संख्या थी 100, तो आपको करना क्या था? 5/3 से मल्टीप्लाई, तो 100 मल्टीप्लाई 5/3 आना चाहिए था, 500/3। और अगर मैं बात करूं 500/3, आप समझिए हम अननेसेसरी 166 से 2/3 में जा रहे हैं। दूसरा, हम उस संख्या को क्या मान सकते हैं? x, तो ये भी लंबा है, तो मैं क्या बोलूंगा साहब, वो संख्या को x माना, 5/3 से मल्टीप्लाई करना, तो x मल्टीप्लाई 5/3 आना चाहिए था। कर क्या दिया? x मल्टीप्लाई 3/5। क्या आना चाहिए था, क्या आ गया? दोनों का अंतर त्रुटि है। जो त्रुटि है वो उस पर देख लो जो आना चाहिए था, और आंसर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। ये सब बकवास है। सिंपल सा तरीका देखो एक बार ध्यान से। 5/3 डिनोमिनेटर क्या है? 3, 3/5 डिनोमिनेटर क्या है? 5। आप वो संख्या ना तो 100 मानेंगे ना x मानेंगे, बल्कि पूरी गणित में कहीं पर भी रेट्स, कोई भी चीज फ्रैक्शन में है तो संख्या क्या मानेंगे? उनके हर यानी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ही मानेंगे। 3 और 5 का एलसीएम 15। मान लो उस संख्या को, वो संख्या 15 है। अच्छा, संख्या अगर 17 माने, 21 माने, 23 माने तो आंसर नहीं आएगा? आएगा ना, कभी भी कुछ भी मानो आंसर आएगा। लेकिन ऐसा करने पर अननेसेसरी हमारा काम उलझ जाएगा। अगर वो 15 माना मैंने, तो मल्टीप्लाई करना था 5/3 से। 15 मल्टीप्लाई 5/3, 3 से 15 5 बार कटता, तो आना चाहिए था 25। कितना आना चाहिए था? 25। कर क्या दिया 15 को? 3/5 से, तो 15 5 से कटता 3 बार, आ गया कितना? 9। आना चाहिए था 25, आ गया 9। गलती कितने की? 16 की। 16 गलती किस पर? 25 पर। 16/25, 1/25 कितना होता? 4%, तो 64% आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। माना, सपोज वो जो संख्या है जो उसने कही, वो क्या मानूंगा मैं? वो मानूंगा 15। क्यों? उसका एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। पहला क्या था? 5/3, और दूसरा क्या था? 3/5। तो मैंने क्या किया? ये 3 और ये 5, 3 और 5 का एलसीएम। आप जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शंस अगर होती हैं तो एलसीएम हमेशा हम किसके लेते हैं? डिनोमिनेटर्स के। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना बना? साहब 15। अच्छी बात है। तो मैं कहूंगा क्या? पहला पार्ट, आंसर जो आना चाहिए था, रिक्वायर्ड जो आना चाहिए था साहब, वो क्या आना चाहिए था? इस 15 को हमें मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, तो 5 बार कटा, तो आना क्या चाहिए था? 25 आना चाहिए था। और मैं बोलूंगा कि आंसर क्या बताइए? जो गलती से आ गया, गलती से आ गया, वो क्यों आया? इसी 15 को आपने 5/3 की जगह जंबलिंग हो गया,
3/5 से कर दिया, तो क्या आंसर आ गया? 9 का आंसर आ गया। तो आपकी जो त्रुटि है, एरर है, गलती है, वो कितनी है आपकी? वो गलती आपकी है 25 आना चाहिए था, 9 आ गया, 16 की गलती है। तो वो जो गलती है वो अगर मैं प्रतिशत में देखना चाहूं तो ये 16 की गलती कितने पर है साहब? 16 की गलती 25 पर है, क्योंकि बेस तो 25 है जो आना चाहिए था। मुझे मान लीजिए किसी चीज में 200 रुपए लेने थे किसी से, और गलती से मैंने 160 ले लिए, तो मेरे से गलती कितनी हुई? 40 रुपए की। अब मैं प्रतिशत निकालना चाहूंगा तो मैं 40 रुपए की गलती 160 पर देखूं कि 200 पर? 200 पर, क्योंकि मुझे लेने तो 200 चाहिए थे। तो मैं बात करूंगा 16 किस पर बताइए? 25 पर। और आप जानते हैं 1/25 कितना होता है? 4%। 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 64% आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अलग टाइप। ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है। इस एक ही वीडियो में आपको 5 से 6 तरह के सवाल मिलेंगे। पहला मैंने दिखाया आपको इनकम का सवाल, दूसरा दिखाया मैंने आपको फ्रैक्शन को जोड़ने घटाने का सवाल। मैं क्वांटिटी नहीं चाहता कि 6 टाइप है और छोटी छोटी टाइप है तो 6 वीडियो बनाए जाए, नहीं, आपका टाइम इस्तेमाल होना चाहिए। एक में इनकम, दूसरे में फ्रैक्शन, तीसरे में हमने क्या किया? गलती से मल्टीप्लाई करना, ये चौथा इक्वेशन बेस्ड है। क्या? जरा देखो। द कॉस्ट ऑफ 5 रेडियोज एंड 5 रिस्ट वॉचेज इज ₹14500। 5 तो साहब रेडियो हैं, अच्छी बात है, रेडियो। और 5 क्या है? रिस्ट वॉचेस। रिस्ट वॉचेस, वॉच लिख देता हूं, और इनकी सम्मिलित कीमत कितनी है? 4500 रुपए। ध्यान से सुनना। इफ द कॉस्ट ऑफ ए रिस्ट वॉच, ये वॉच, इज ₹100 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए रेडियो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ रेडियो? सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आता है एग्जाम में। सिंपल और टफ क्या हो गया? टफ से टफ है तो भी आना चाहिए हमें, तो इससे मतलब है एग्जाम में आए और वो आपसे अटेम्प्ट हो। देखो, एक सिंपल सा नियम है इक्वेशंस का। क्या नियम है साहब? अगर इक्वेशन एक है तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए। अगर इक्वेशन, या मैं ऐसा बोल दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, वेरिएबल 2 है तो सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 2 होनी चाहिए। वेरिएबल 3 है तो इक्वेशन 3 होनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, युगपत समीकरण में। मैंने वहां गारंटी दी है 5 सेकंड के अंदर कैसे भी 2 इक्वेशन ले आओ, वेरिएबल्स निकलते हैं। ये पार्ट वहां हम बारीकी से सीखते हैं इक्वेशंस के बारे में। अगर मैं बात करूं, ये इक्वेशन सिंगल है। अब मैं जो कहना चाहता हूं ध्यान से सुनो। इसमें एक तो रेडियो और एक वॉच है, इसकी टोटल कीमत कितनी है? 4500। इसमें रेडियो और वॉच की कीमत, इसके बारे में सिर्फ 2 ही बातें बन सकती है दुनिया में, तीसरी बात ही नहीं है। पहली सुनो, 5 रेडियो 5 वॉच कितने की? 4500 की। अभी उसको छोड़ो, आगे क्या लिखा है? क्या आप अभी इस इंफॉर्मेशन से ज्यादा कम जो दिया उसको छोड़ो, क्या अभी आप मुझे रेडियो और वॉच की कीमत बता सकते हो? मैं तो नहीं बता सकता, पता नहीं रेडियो कितने का, वॉच कितने की, आई डोंट नो। लेकिन मुझे बताओ कि अगर मैं इस रेडियो को वॉच में कन्वर्ट कर दूं या वॉच को रेडियो में, तो बता सकते हो? हां कर सकता हूं। या मैं रेडियो का 3 गुना कर दूं, 15 रेडियो, वॉच का 3 गुना कर दूं तो ये भी 3 गुना होगा, LHS बराबर RHS। अब यहां पर या तो ये हो कि दोनों तीनों चीजें सेम रेशियो में बढ़ जाए, घट जाए, तो आंसर आ सकता है। तो आंसर आने में क्या होगा? फिर उस केस में हम फिर भी हम रेडियो और वॉच की कीमत नहीं निकाल सकते, टोटल निकाल सकते, या हम रेडियो को वॉच में या वॉच को रेडियो में कन्वर्ट कर पाने में सक्षम हो। तो देखो, इसने कहा एक घड़ी की कीमत एक रेडियो की कीमत से 100 रुपए अधिक है। कौन महंगा? घड़ी। ये किससे महंगी? रेडियो से। तो पहला तरीका क्या हो सकता है? ध्यान से सुनो। 5 रेडियो को 5 रेडियो रहने दो, 5 घड़ी। ऐसे मानो जैसे आप एक दुकानदार हो, मेरे को ऐसा लगता है विजुअलाइज करके तो पावर आती है जबरदस्त, काल्पनिक शक्ति से सब चीजें सीखी जा सकती है। आप दुकानदार हो, किसके दुकानदार हो? वैसे आप बहुत बड़े अधिकारी बनने वाले हो, सिलेक्शन होगा, लेकिन फिर भी रेडियो और वॉच बेचते हो। कल्पना में जाओ, 4500 की आप लाए, आपको मालूम चला कि कोई वॉच खरीदने आ ही नहीं रहा, जमाना बदल गया, कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। तो आपने कहा ये बिक ही नहीं रही, आपने होलसेलर से बात की, उसने कहा साहब वापस दे दो, पैसे नहीं दूंगा, एडजस्ट करूंगा। आपने कहा रेडियो बहुत बिकता है, हालांकि रेडियो भी नहीं बिकता, यहां तो बिक रहा है। तो मैंने क्या किया, 5 वॉच दे दी, 5 रेडियो ले लिए। एक बात बताओ, मैंने महंगी चीज दी ना और सस्ती चीज ली उससे, तो क्या होगा? तो मेरे को पैसे बचने चाहिए, तो उस पैसे को या तो एडजस्ट कर लिया, मुझे दे दे। आप सोचो, ये इक्वेशन की वैल्यू थी 4500। आपने 5 घड़ियां अपनी दुकान से दे दी, बदले में 5 रेडियो ले लिए। हर रेडियो 100 रुपए सस्ता है, हर घड़ी 100 रुपए महंगी है। तो अगर मैं बात करूं
तो ये 4,500 का आइटम नहीं है, ये तो 4,000 का आइटम है या नहीं? क्योंकि यहां पर हर एक एक्सचेंज पर, अरे भाई कोई शर्ट हम खरीद के लाए बाजार से 2,000 रुपए की, ठीक है, बाद में घर पे आके पसंद नहीं आई, दुकानदार ने पहले ही बोल दिया था एक्सचेंज करवा लेना, फिर गए तो नई शर्ट पसंद आई 2,300 रुपए की, तो क्या वो 300 रुपए नहीं लेगा हमसे? लेगा ना। और नई शर्ट पसंद आई अगर 1,700 रुपए की, तो 300 रुपए या तो नगद दे देगा या 300 रुपए एडजस्ट करेगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं बात करूंगा, अब एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, तो 10 रेडियो की कितनी कीमत है भाई? 4,000। एक रेडियो कितने का हुआ? 400। वॉच कितने की हुई? अरे वॉच तो 100 रुपए महंगी थी ना, तो 500। क्या पूछा उसने? रेडियो की कीमत, तो क्या होगी? 400। अच्छा एक काम और हो सकता था, वर्बली करेंगे, हम ये भी कर सकते थे, क्या हम रेडियो को वापस कर सकते थे? हम बोलते साहब रेडियो नहीं चलता, तो 5 रेडियो देते, 5 वॉच ले लेते, और 5 वॉच यहां पर थी, तो जब मैं सस्ती चीज दे रहा हूं और महंगी चीज ले रहा हूं, तो मेरे से पैसे तो लेगा ना वो, क्योंकि मैंने उसको सस्ती चीज दी और महंगी चीज ली। हर एक एक्सचेंज पे वो 100 रुपए चार्ज करता है, तो फिर ये 500 रुपए बढ़ना चाहिए, तो 5,000 हो गया। तो 10 वॉच अगर 5,000 रुपए की है, तो एक वॉच कितने की हुई? 500 रुपए की। रेडियो सस्ता था 100 रुपए, तो कितना आएगा वो? 4। कहने का मतलब क्या है, आप चाहो तो सबको रेडियो बनाओ या चाहो तो सबको वॉच बनाओ। इतनी कलाकारी मत करना कि रेडियो को हटाकर तो वॉच लिया और वॉच को हटाकर रेडियो लिया हो, कहानी वही पहुंच जाएगी। आई होप यू गॉट द मैसेज। ये आंसर निकल सकता है। फटाफट से हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रश्न भी एग्जाम्स में होलसेल में आता है, खूब कॉमन प्रश्न है, ये बढ़िया प्रश्न है। नमक और पानी के 50 लीटर के एक मिश्रण में 10% नमक है, 10 लीटर मिश्रण का वाष्पीकरण हो गया, शेष मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या है? इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, छोटा सा, क्या? एक मिक्सचर है, मिक्सचर का क्वेश्चन नहीं, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बट छोटी सी बात उसकी आती है, नाम मिश्रण है। जो भी सॉलिड चीज होती है, सॉलिड चीज कैसे? नमक सॉलिड है, चीनी सॉलिड है, जब ये किसी लिक्विड में मिल जाता है तो ये घुमाने के बाद, अगर हम दूध में चीनी मिलाते हैं तो चीनी दिखती है क्या? वो उसमें घुल जाती है, पानी में मिलाएंगे तो घुल जाती है। जब हम इस मिश्रण को धूप में रख देते हैं और कुछ लीटर कम हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, तो आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि जो उड़ता है वो सिर्फ पानी उड़ता है, वो सॉलिड चीज कभी भी नहीं उड़ती। तो आप सोचो, इसको अगर हम देखें, 50 लीटर के मिश्रण में 10% नमक है, तो 50 लीटर का 10% 5 लीटर हुआ। अरे नमक लीटर में नहीं होता भाई, लेकिन जब वो चीज हम कहीं दूध पीने जाए, मान लो किसी दुकान पर बढ़िया है ना, ठंड के मौसम में, और वो चीनी का घुला हुआ दूध देता है, तो उस वक्त तो वो दूध लीटर में बिकता है ना। जब चीज मिल गई तो फिर वो लीटर में है। तो आप सोचो इसमें नमक कितना है? नमक 5 लीटर, बाकी कितना? 45 लीटर, टोटल कितना? 50। इस मिश्रण को रख दिया साहब धूप में, 10 लीटर उड़ गया, कितना बचा? 40। सावधान, ये जो 40 बचा ना, इसमें नमक अभी भी 5 है, क्योंकि जो उड़ा वो सिर्फ क्या उड़ा? पानी। यही खास बात है समझने की। तो 5 ही नमक बच रहा है, और नमक अब 5 कितने में बच रहा है? 40 में 5/40 1/8, और 1/8 कितना होता है? 12.5%। 12.5 मुझे दिखा नहीं, आंसर होगा 5। इनमें से कोई नहीं। कई बार जो आंसर आता है वो दिखता नहीं है, तो हम अपने आप पे डाउट करते हैं सबसे पहले कि गलती तो हमारे से रही होगी, दोबारा चेक करते हैं। ऐसा नहीं करना, प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि बस जो आ गया वो फाइनल है। मैं क्या कहना चाह रहा था, जरा देखो। सॉल्ट, जो सॉल्ट है वो कितना है? वो है 5 लीटर। क्यों भाई? क्योंकि वो है 50 लीटर्स का, क्या बताइए? 10%। इसमें क्या लिखा है कि 10 लीटर जो है मिश्रण, उसका क्या हो रहा है बताइए? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हो जाता है, और अगर 10 लीटर का वाष्पीकरण हो जाता है तो रिमेनिंग जो क्वांटिटी वो कितनी बची? 50 माइनस 10 कितनी बची? 40 लीटर। और मैंने आपको अभी बहुत बार बार क्या बोला? सॉलिड चीज कभी कम नहीं होगी, वो उतनी रहेगी। जो 40 लीटर है, अभी भी सॉल्ट कितना है? जितना था, 5 लीटर। तो अब नाउ, अब जो परसेंटेज आएगा किसका बताइए? सॉल्ट का। वो 5 किस पर आएगा? 40 पर आएगा। 1/8, और 1/8 कितना होता है? 12.5%। मान लीजिए आपने 50 लीटर ऊपर रख दिया, 20 लीटर उड़ गया, बचा कितना? 30। अभी भी 5 उसमें नमक है। मान लो 40 उड़ गया, बचा कितना? 10, उसमें अभी भी 5 लीटर नमक है। और याद रखना, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, नमक नहीं उड़ने वाला, क्योंकि क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है कि सॉलिड चीज उतनी रहती है, उड़ता है तो सिर्फ
पानी उड़ता है। और एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम, वो क्या कर सकते हैं, जरूरत नहीं वैसे तो वर्बली हो जाती है चीजें, वो क्या होगी, LHS बराबर RHS। वो क्या होगा भाई कि नमक कितना था, 50 का 10%। बताओ नमक कितना था, 50 का 10%, वो नमक था। नमक तो उतना ही है, बट अब कंटेनर कितना बच गया, 40। तो 40 का वही क्या बैठेगा बताइए, X%। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, ये भी आंसर निकाल के देगा। 50 का 10% कितना होता है, 5, और 40 का X%, 40 को मैं बात करूं तो 5 से मैं काट सकता हूं 8, और आप जानते हो ये प्रतिशत है, अगर X% इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/8, और 1/8 कितना होता है, 12.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। 76 बहुत अच्छा प्रश्न है, सारे अच्छे प्रश्न है। आप बोलोगे हर प्रश्न में मैं ऐसा कह रहा हूं, अब जेन्युइनली अच्छे हैं तो क्या करें। किसी परिवार में चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12, 17 और 3 के अनुपात में हैं, और इनके मूल्य में 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है, तो इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब इसको हम चाहें तो 10 सेकंड में निपटा सकते हैं। अब बोलो 10 सेकंड में कैसे निपटाएंगे, पहले अपन लंबा निपटाते, 2 मिनट लेंगे, फिर 10 सेकंड की बात करता हूं। देखो क्या हो रहा है, 3 आइटम है, मैं पूरा नहीं लिखता हूं, आप भी थोड़ा जल्दी में हो, लेकिन समझ में सारा आएगा, केवल जो लिखा हुआ है वो दोबारा नहीं लिखते। ये 3 आइटम है, चावल, मछली और खाद्य तेल। ये किस अनुपात में है साहब, 12, 17 और 3, ये अनुपात है। अब क्या करें, आंसर तो जो है वो प्रतिशत में पूछ रहा है, व्यय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, सब प्रतिशत लगा हुआ है, इसलिए प्रतिशत के अंदर भी आ रहा है। अब इसने कहा कि साहब इनको 20, 30 और 50% बढ़ाना है, तो कितना हो। अब मैं ऐसा करता हूं, माना सपोज चूंकि मेरे को 20, 30 और 50% करना है, तो मैं ऐसा करता हूं, ये तीनों जो आइटम है, ये तो चावल है, ये मछली और एक खाद्य, इसको मान लेता हूं ये 12 रुपए था, ये 17 रुपए था, और ये 3 रुपए था। इनको जोड़ूं तो ये 32 रुपए आता है साहब, आता है क्या, तो 32 रुपए क्या था मेरा, ये टोटल खर्चा होता था, क्योंकि उसने किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि, कुल वृद्धि, तो पुराना व्यय कितना होता था, 32 रुपए, ये मैंने डमी माना। क्या आप इसको 120 मान सकते हो, हाँ 120, 170, 30, 12 करोड़, 17 करोड़, 3 करोड़, किसने रोका है आपको मानने के लिए, आप कितना भी मानो, तो फिर कितना माने, अरे उतना मानो ना जिससे मानने से सुविधा होती हो। तो प्रैक्टिस करते करते मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा कि सिर्फ क्या मानना है, कब 100 मानना है, कब 100 नहीं मानना, कब 1 मानना है। बेसिक बात, एक आइटम है तो 100 मानो, 15, 20, 25 आइटम है तो 1 रुपया मानो, फ्रैक्शंस में रेट है तो उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम मानो। 3 ही मेन बात होती है कायदे से, देखो। और अगर ऐसा कुछ हो कि 20, 30 में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इतना ही रहने दो, 120, 157 के भी क्या कर लूंगा, क्योंकि 20 और 30 तो वो भी ऑड बनेंगे। अच्छा, अब मैं बात करता हूं वृद्धि, सुनना ध्यान से, इस पर कितनी वृद्धि हो रही है, 20%, तो ये वृद्धि हो गई 2 रुपए 40 पैसे की, और वृद्धि हो गई 2 रुपए 40 पैसे की, तो ये हो गया 14 रुपया 40 पैसा। बताओ भाई 20% कितना होता है, 2 रुपए 40 पैसे, इस पे कितनी हुई 30% की, तो 5 रुपए 1, भाई 17 थे 51, तो ये कितना हो गया 22.1, ठीक है। और इसमें वृद्धि 50%, मतलब आधा कर दो, 1 रुपया 5 पैसे की, 4 रुपए 50 पैसा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये हो गया 36, 40, 41, डेसिमल डेसिमल 1 हो रहे हैं, बाकी सब 40, तो ये आ गया मेरा 41 रुपया। अच्छा ये क्या है 41 रुपया साहब, ये नया खर्चा है, ये सारी कहानी पुरानी है, पुराना ये पुराना ये पुराना ये पुराना, टोटल नया बढ़कर नया बढ़कर नया बढ़कर नया। अब बात करते हैं इंक्रीज, इंक्रीज किसमें, परसेंटेज में। अरे पहले 32 रुपए खर्च होते थे, अब 41 रुपए खर्च होते हैं, कितना बढ़ा, 9 रुपया बढ़ा, किस पर बढ़ा, अरे पुराने पे तो बढ़ता है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, 4 से काटो 25 बार, और ये 8 बार, 225 बटा क्या बताइए, 8 8 या 24, 28 1/8 कहीं है क्या, ये रहा ऑप्शन। ये मैंने कैसे बोला 8 या 24, 28, सुनो सुनना, देखो आपको ये डिवाइड करना, और ये सब तुरंत 8 या 24 मैंने बोला। अगर ये 240 होता, तो अगर ये 240 होता, मैं राउंड फिगर्स में हमेशा बात करता हूं बच्चों से ऑलवेज, अगर ये 240 होता तो 30 बार करता 8 या 24, बट उससे 15 कम है। अगर 16 कम होता, तो अगर ये 224 होता, तो 240 होता तो 30 बार, 224 होता तो 28 बार, तो ये 224 से बड़ा है और 240 से कम है, तो 224 तो हुए 28, बचा 1, 1/8, नहीं तो डिवाइड कर लो, क्या दिक्कत है।
225 में डिवाइड कर लो, आंसर मिलेगा 28, 1/8%। ये सब बेकार है, बकवास है। इतना सब कुछ जो आपने किया यही करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, जो नहीं करना। अब सुनो 10 सेकंड का काम कैसे हो सकता है। एक बात बताओ मेरे को, क्या पूछा, व्यय में कितनी वृद्धि हुई? अरे तो वृद्धि पे फोकस करो ना, नया खर्चे पे फोकस क्यों कर रहे हो? वृद्धि कितनी थी? 2 रुपए 40 पैसे। वृद्धि कितनी थी? 5 पॉइंट। ये रही वृद्धि। इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, कितना हुआ? 9 रुपया। तो मेरा यही काम चल रहा है ना। वृद्धि कितनी हो रही है? 9 रुपए भाई। किस पर? 32 रुपए पर। 9/32। मैं पहले वृद्धि में जोड़ के नया खर्चा, मैं पहले बड़ा बड़ा करके 41 कर रहा हूं, फिर घटा के 9 ला रहा हूं। इस 41 की जरूरत ही नहीं है। ये नीचे वाले पोर्शन की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको पूछा वृद्धि तो सिर्फ वृद्धि पे फोकस करो, आपको पूछा कमी तो सिर्फ कमी पर फोकस करो। अरे ये देखो पूछा क्या है। स्टूडेंट्स बहुत बार वो दिखाता है पूरा प्रश्न सॉल्व करेगा लंबे तरीके से, नहीं, गलत तरीका। चलिए मेरे रिक्वेस्ट है आप 5-7 मिनट के लिए और बने रहिए। आपके लिए इतनी मेहनत करके क्वेश्चंस बनाए, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई चीज मिस ना हो। तो थोड़ा सेशन लंबा जा रहा है बट 5-10 मिनट का मामला है, कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, मेरी गारंटी। छोटा सा सवाल, 108 ग्राम 3.6 किलो का कितना प्रतिशत होता है? ये तो कोई सवाल है क्या? हाँ, गलती करते हैं बच्चे। ये क्या है? ग्राम। ये क्या है? किलोग्राम। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कोई भी 2 यूनिट हो, एक को दूसरे से कुछ भी पूछा जाए, मेरी बात मानिएगा, हमेशा छोटी यूनिट को रहने दीजिए और बड़ी को छोटी में कन्वर्ट कर दीजिए। क्योंकि जब हम मीटर और किलोमीटर हो तो सबको मीटर बनाओ, मीटर और सेंटीमीटर तो सबको सेंटीमीटर बनाओ। अगर मैं बात करूं ग्राम और किलोग्राम तो सबको ग्राम। क्यों? क्योंकि ग्राम को किलोग्राम बनाने में डेसिमल्स में चल जाएंगे हम। हमेशा छोटी यूनिट बनाने से राउंड फिगर बनता है। तो आप क्या करेंगे? 108 ग्राम ये रहा साहब, 3.6 किलो मतलब 3600 ग्राम, परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो, काटो, कितना परसेंट आया? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। ये बॉयज और गर्ल्स। अंतिम 5 मिनट लूंगा मैं, 5 मिनट के अंदर नहीं हो तो आप सेशन छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 5 मिनट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कों और लड़कियों की संख्या में 4:1 है। लड़कों के 75% और लड़कियों के 70% को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिलती है। तो उनका प्रतिशत बताओ जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। गलत और सही तरीके दोनों सुनो। 4 और 1 ऐसे लोगों का प्रतिशत जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। आप क्या मान लीजिए, सुनो ध्यान से, लड़के और लड़कियां 4:1। क्या हम ऐसा मान लें इनको 40 और 10? क्या यहां 40 और 10 मानना बहुत आसान होगा? 40 और 10 पर ये 70-75 सब बढ़िया निकलता है? नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसको मानो 80 और 20। क्यों मानो 80 और 20? आपको टोटल परसेंटेज किस में से निकलती है? 100 में से। अगर कोई 2-3 चीजों के बीच में रेशो ऐसे दिए हुए हैं जिनको जो 100 में से आसानी से पढ़ सकते, 100 मानना चाहिए। 100 मानने से क्या होता है, जो आंसर आएगा संख्या में वही आंसर अपना फाइनल हो जाएगा। अब क्या हुआ, सब 80 तो लड़के 20 लड़कियां। लड़कों के 75% को स्कॉलरशिप मिलती है। अरे मिलती है वो नहीं पूछा, जिनको नहीं मिलती है वो पूछा है। तो क्यों निकाले? मिलती है, नहीं मिलती उनकी बात करो। तो लड़कों का 25% को नहीं मिलती, 25% मतलब 20 को नहीं मिलती। लड़कियों का 70% को मिलती, यानी 30 को नहीं मिलती। 30% मतलब 6, 20 + 6 26% को नहीं मिलती। आज का आखिरी प्रश्न, 2236 रुपए को ए, बी और सी में इस तरह से बांटो कि ए को इतना, सी से 25% ज्यादा, सी को बी से 25% कम, तो ए का हिस्सा कितना आएगा? वैसे प्रश्न रेशो में भी आते हैं बट ये प्रतिशत में भी आते हैं, दोनों तीनों है। आप क्या कर सकते हो, ए, बी और सी में ए को सी से बोला है और सी को बी से बोला है, तो एक कनेक्टिंग है, चेन रूल है। मैं ऐसा करता हूं, पहले बी से चलता हूं। क्यों? क्योंकि ए सी पे डिपेंड करता है और सी बी पे डिपेंड करता है। तो मैं मान लेता हूं ए सी, तो अपन को ऐसा करना पड़ेगा, चाहो तो आप ऐसा लिख लो, क्योंकि यहां पर ए और सी और फिर सी और बी है, तो समझाने में ज्यादा अच्छा ये रहेगा आपको भी, क्योंकि एग्जाम में जिस सीक्वेंस में आते हैं उसी में लिखना भी चाहिए। तो ये ए है, ये सी है और ये बी है। लिख वैसे लो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट ज्यादा अच्छा वो रहता है जो सीक्वेंस में दिया है उसमें लिखते हो, तो आपको कभी आगे कंफ्यूजन नहीं होता। देखो उसने कहा सी को बी से 25% कम मिला, तो जो बेस है उसको 100 माना। सी को बी से 25% कम मिला तो 25% कम कर लो। अब ए को क्या हुआ, ए को सी से 25% ज्यादा, किससे? सी से। अब भूल जाओ, सी से 25% ज्यादा। अब इसके 25% निकलने में मत उलझो, 25% ज्यादा यानी कि 5/4 लिखो, आगे चलते बनो, कोई जरूरत नहीं है इसको कुछ करने की, अपना आप कट बिट जाएंगे।
25 से काट सकता हूं कितना, 4 बार, 3 बार, 3 बार। अगर मैं एलसीएम निकालूं तो ये एलसीएम क्या, 3/1, 4/1, 15/4, एलसीएम 4 है, इसको 15 रहने दो, 4 से मल्टीप्लाई करो 12, और 4 से करो कितना बताइए 16। तो इनके रेशो निकल कर आ गए 15, 12 और 16। अगर मैं यहां बात करूं तो ये 43 आ रहा है टोटल, और रेशो में आप पढ़ लीजिएगा कि ये टोटल रकम दी हुई है। अगर टोटल रकम दी है तो रेशो का भी टोटल चाहिए। अगर मैं बात करूं इन सब का टोटल कितना है, रेशो का 43, और 43 की वैल्यू कितनी है 2, 2, 3, 6। 43 से मैं अगर काटता हूं तो 5 बार कटता है 215 तक, 5 बार कटता है 215 तक, बचता है 8, यानी कि 2 बार और कटने वाला है। तो रेशो में एक की वैल्यू कितनी आएगी 52। आपसे पूछा क्या है ए का हिस्सा कितना है, ए का रेशो कितना है 15, तो आप 15 निकालने के लिए 52 से 26 × 78, 780 हमारा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। आपने कहा सी बी पे डिपेंड करता है, ए मैं यूं भी लिख सकता था बट आप थोड़े कंफ्यूज होते, और ऐसा ही सही तरीका भी है, जिस सीक्वेंस में एग्जाम में दे वैसे ही आपको भी लिखना चाहिए। चलो ये आया बी सी ए। अब इसका 25% निकाल के मत जोड़ो वरना तकलीफ आएगी, ऐसे चलने दो। ये रेशो निकल के आ गया, क्योंकि रकम टोटल दी थी। अगर एक ही रकम देता तो एक ही रेशो से काम करते, दो लोगों का डिफरेंस देता तो डिफरेंस से काम करते, टोटल दिया तो टोटल से काम करेंगे। तो इन तीनों का टोटल है 43 रेशो में, 43 की वैल्यू 2236, 1 की वैल्यू 52, ए पूछा तो 15 की वैल्यू 780। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसे अधिकतम लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आप जितने लोगों को बताएंगे उतने लोगों का फायदा होता है और हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को मोटिवेट करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिलता रहे। इसी चैनल पर रोहित सर इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं वोकैब ग्रामर को लेकर। एसएससी 2014 में 5th रैंक रही है उनकी, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, कंप्यूटर की, जीके की, बाकी सारी चीजें, हर वो चीज जो आपके सिलेक्शन में बहुत फायदेमंद होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।